नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भारत और पाकिस्तान के बीच बेशक सीज फायर हो चुका है, यानी लड़ाई थम चुकी है, लेकिन इस लड़ाई के थमने से पहले आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर को जो नुकसान पहुंचा है वो बीते 2 दशकों में नहीं पहुंच पाया था। न सिर्फ उसके आतंकी टेरर कैंप पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, बल्कि उसके कई सिपह सालार भी मारे गए। बीकानेर के करीब इंटरनेशनल बॉर्डर से 104 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर ये कराची का तोरखम नेशनल हाईवे नंबर 5 है। इस जगह को कराची मोड़ भी कहा जाता है। बहावलपुर के इसी बाहरी इलाके में मौजूद यह आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा टेरर कैंप। नाम है मरकज सुभान अल्लाह। 15 एकड़ में फैला जैश का ये वो मरकज था जिसमें एक साथ सैकड़ों नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती थी। बहावलपुर के इसी मरकज सुभान अल्लाह में जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ अजहर, मौलाना अम्मार और उसके परिवार के घर भी थे। मसूद अजहर अपना ज्यादातर वक्त इसी मरकज में बिताया करता था। जैश के इन आकाओं के अलावा इसी मरकज में जैश के करीब 600 कैडेट्स के भी घर थे। जैश का चीफ इंस्ट्रक्टर मौलाना रफीकुल्लाह भी 2022 के बाद से इसी मरकज में रहा करता था। यह मरकज 2015 में बनकर तैयार हुआ था। इसको बनाने में पाकिस्तानी सरकार के अलावा जैश ने खाड़ी के देशों, कुछ अफ्रीकी देशों और पाकिस्तान के अंदर जुटाए गए चंदों से मदद ली थी। इस मरकज के अंदर जिम के अलावा स्विमिंग पूल भी था। यहाँ तीरंदाजी की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। 30 नवंबर 2024 को मौलाना मसूद अजहर ने आखिरी बार इस मरकज में जैश के कैडर को संबोधित किया था। उससे पहले वो यहाँ 2022 में आया था। जैश के इस सबसे बड़े टेरर कैंप की पूरी जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले से थी। पहलगाम हमले के बाद जब नापाक ट्रेनिंग कैंपों की लिस्ट बनाई गई तो उस लिस्ट में मरकज सुभान अल्लाह का नाम लश्कर के मुरीद के कैंप के बाद दूसरे नंबर पर था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे मुश्किल टारगेट जैश का बहावलपुर में मौजूद यही कैंप था, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से इसकी दूरी पाकिस्तान के अंदर 104 किलोमीटर थी। राफेल को मिसाइल से लैस किया जाता है, टारगेट लॉक होता है और इसके बाद सीधे फायर। रात के अंधेरे में निशाना अपना काम कर चुका था। बर्बादी का मंजर सुबह के उजाले ने दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश के सबसे बड़े आतंकी कैंप की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सब कुछ मटियामेट हो चुका था। अलबत्ता चारों तरफ बिखरे मलबे और खंडहर में तब्दील हो चुकी दरो दीवार अब खुद को पूरी तरह ढा देने की मानो फरियाद कर रही थी। मलबे के ढेर में अब भी बहुत सारी किताबें आतंक के मरकज के अंदर से झांक रही थी। इनमें से एक किताब पर लिखा था आपके मसाइल और उनका हल। अब पता नहीं मौलाना मसूद अजहर आतंक के अपने इस कैंप में लोगों को कौन सी समस्या यानी मसाइल और उसके कैसे हल की तालीम दे रहा था। मरकज के अंदर जैश के आतंकवादियों के हर कमरे का कुछ ऐसा ही हाल था। टूटी दीवार और खुले किवाड़ के ऊपर कपड़े टंगे नजर आ रहे थे। आतंक का ये कैंप कुल मिलाकर इस वक्त खुद आतंक की तस्वीर नजर आ रहा है। अब मसूद अजहर के मटियामेट हो चुके इस आतंकी कैंप से बाहर बहावलपुर में उस जगह चलते हैं जहां इस वक्त कतार से जनाजे पड़े हैं। इन जनाजों की गिनती पाकिस्तानी फौज की गिनती की चुगली खा रहे हैं। पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र की भी चुगली खा रहे हैं कि वो आतंक को नहीं पालता।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत मरकज में मौजूद जो आतंकवादी मारे गए, उनके जनाजे में बाकायदा पाकिस्तानी सेना के अफसर, जवान, रेंजर्स, पॉलिटिशियन सभी बड़ी तादाद में शामिल हुए। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब इस मरकज पर मिसाइल गिरा तब इसके अंदर कौन कौन मौजूद था। 7 मई की शाम का ये जनाजा ये इशारा दे रहा है कि मरने वालों में कुछ खास लोग भी थे। इसी बीच बयान की शक्ल में सामने आए इस कागज ने भी इस बात की गवाही दी कि मरने वालों में कुछ तो खास थे। यह बयान मसूद अजहर का बताया जा रहा है। इसी बयान में मसूद अजहर कहता है कि मरकज पर हुए हमले के दौरान उसके 10 रिश्तेदार और 4 साथी मारे गए। इसमें मसूद अजहर की बड़ी बहन, उसके पति, एक भांजा, उसकी पत्नी, एक भांजी, परिवार के बच्चे, एक कजन और उसकी मां और 2 साथी शामिल हैं। इसी बयान के आखिर में यह लिखा था कि 7 मई की शाम 4 बजे बहावलपुर में जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। और बहावलपुर में 7 मई की ही शाम एक साथ कई जनाजे की नमाज पढ़ी गई। यह वही तस्वीर है। तो क्या मरकज पर हुए हमले में मारे गए ज्यादातर लोग खुद मसूद अजहर के करीबी थे? पाकिस्तान ने तो इन जनाजों की असलियत छुपा ली, लेकिन भारत ने आखिरकार जैश के सबसे बड़े टेरर कैंप मरकज सुभान अल्लाह में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों का सच ढूंढ ही निकाला। मरकज सुभान अल्लाह पर जब हमला हुआ तब उसके अंदर मसूद अजहर का एक बड़ा और एक छोटा साला भी मौजूद था। ये दोनों मारे गए। इनमें सबसे अहम था जैश के चीफ मसूद अजहर का छोटा साला मोहम्मद यूसुफ अजहर। IC-814 कांधार हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड में से एक। पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी जैश के इस आतंकवादी के जनाजे में शामिल हुए। मरकज सुभान अल्लाह में मारा गया जैश का दूसरा सबसे बड़ा आतंकवादी हाफिज मोहम्मद जमील था। जमील मसूद अजहर का बड़ा साला था। जमील ही जैश के टेरर कैंप के हेडक्वार्टर यानी मरकज सुभान अल्लाह का इंचार्ज था। उसका काम नए रंगरूटों को ट्रेनिंग देना और कैंप से सरहद पार भेजना था। मरकज सुभान अल्लाह में मारा गया जैश का तीसरा और मसूद अजहर का करीबी मोहम्मद हसन खान था। हसन खान पाक अधिकृत कश्मीर के जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। जैश के अलावा ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे बड़ा आतंकवादी मारा गया वो लश्कर के चीफ हाफिज सईद का राइट हैंड अबू जुंदाल था। साथ ही लश्कर के आतंक के हेडक्वार्टर मुरीद के में मौजूद मरकज तैयबा का इंचार्ज भी। अबू जुंदाल भारत में हुए लश्कर के अनगिनत हमलों का मास्टरमाइंड था। लश्कर में इसकी क्या पोजीशन थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके जनाजे पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने श्रद्धांजलि के तौर पर फूल भेजे थे। ऑपरेशन सिंदूर में 5वां जो सबसे बड़ा आतंकवादी ढेर हुआ वो लश्कर का खालिद उर्फ अबू अकाशा था। लश्कर ने जितने भी आतंकवादी हमले किए उनमें इसी का हाथ था। खबरों के मुताबिक मरकज सुभान अल्लाह पर हुए हमलों में मारे गए लोगों के जनाजे में शामिल होने के लिए खुद मसूद अजहर सामने नहीं आया। सूत्रों का मानना है कि ऐसा उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाक सेना के कहने पर किया, जिन्होंने फिलहाल मसूद अजहर को कहीं गुप्त ठिकाने पर छुपा रखा है। फिलहाल मसूद अजहर को कहां रखा गया है ये किसी को पता नहीं, लेकिन एक खबर के मुताबिक मसूद अजहर इस वक्त रावलपिंडी में किसी गुप्त ठिकाने पर छुपा हुआ है। यहाँ सवाल यह है कि आखिर एक घोषित इंटरनेशनल टेररिस्ट को पाकिस्तान क्यों गोद में बिठाए हुए है? आखिर मसूद अजहर पाकिस्तानी सेना या खुफिया एजेंसी ISI के लिए इतना जरूरी क्यों है? मनीषा झा के साथ सुप्रतीक बैनर्जी, आज तक। पाकिस्तान की गोद में बैठा जैश-ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर वो आतंकवादी है जो हमेशा भारत को लहूलुहान करना चाहता है। उसे पता है कि उसके आतंक का मकसद बिना कश्मीर के पूरा हो नहीं सकता। यही वजह है कि एक बार जब वो कश्मीर में पकड़ा गया था तब पाकिस्तानी फौज तक उसे पत्रकार बताकर उसे रिहा कराने की भरपूर कोशिश कर रही थी। कांधार हाईजैकिंग सिर्फ उसकी रिहाई के लिए।
आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का गठन सिर्फ भारत की तबाही के लिए। जम्मू कश्मीर सचिवालय पर हमला, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर हमला, लोकतंत्र की दहलीज यानी संसद भवन पर हमला, पठानकोट एयरबेस पर हमला, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, हिंदुस्तान में हुए 20 से ज्यादा आतंकी हमलों का गुनहगार, सैकड़ों बेगुनाहों का कातिल और दुनिया के सबसे घाघ आतंकवादियों में से एक, यह मौलाना मसूद अजहर। पाकिस्तान पंजाब के बहावलपुर में एक हेडमास्टर के घर मसूद अजहर का जन्म 10 जुलाई 1968 को हुआ था। मसूद अपने 11 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था, पढ़ने लिखने में ज़हीन। जब वो 8वीं जमात में पढ़ता था तभी उसके वालिद के एक दोस्त उसे कराची के जामिया उलूम अल इस्लामिया में पढ़ाने के लिए ले गए। वहाँ वो ऊंची तालीम हासिल करने की जगह आतंक की किताब पढ़ने लगा। वहीं पर मसूद हरकतुल मुजाहिदीन यानी हम के संपर्क में आया। हम वो आतंकी संगठन था जो उस वक्त अफगानिस्तान में सक्रिय था। 1980 के दशक के आखिर तक मसूद अजहर पर आतंक का जहर चढ़ चुका था। तब तक सोवियत संघ और अफगानिस्तान का युद्ध भी चरम पर था। मसूद ने तरबियत यानी आतंक की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान का रुख किया। ट्रेनिंग लेकर वो पाकिस्तान लौट आया। 1992 तक मसूद अजहर पाकिस्तान में ही आतंक का जहर फैलाने के लिए इतना चंदा इकट्ठा करता था ताकि वो अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों की मदद कर सके। इसी के बाद हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना खलील उससे इतना प्रभावित हुआ कि मसूद को विदेशी दौरे पर भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले मसूद अजहर हज की यात्रा पर सऊदी अरब गया और कुछ ही दिनों में वहां 3 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। इसके बाद वो अफ्रीकी देश जाम्बिया गया। वहां उसने 1 महीने में ही 22 लाख रुपए जुटाए। इसके बाद वो ब्रिटेन पहुंचा। बर्मिंघम, नॉटिंघम, लेस्टरशायर और लंदन में आतंकी सोच वाले नौजवानों के साथ बैठक की। उसके जहर बुझे भाषण आतंक और नफरत बढ़ाने में घी का काम कर रहे थे। जल्दी उसके आकाओं को लग गया कि मसूद कोई साधारण आतंकवादी नहीं है, बल्कि आतंक की नई खेप तैयार करने में इससे भरपूर मदद मिल सकती है। अब तक मसूद अजहर अपने आतंकी आका की आंखों का नूर बन चुका था। पाकिस्तानी आतंकियों की नजर अब हिंदुस्तान पर थी। पाकिस्तानी सरकार की शह, पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अब मसूद अजहर हिंदुस्तान में घुसने की साजिश रचने लगा। वो अपने असली नाम और पहचान के साथ आना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उसके पकड़े जाने की पूरी गुंजाइश थी। 1994 में उसे कश्मीर में जाकर मुजाहिदीनों का हौसला बढ़ाने के लिए कहा गया। तब मसूद अजहर एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर ढाका पहुंचा और वहां से दिल्ली, फिर दिल्ली से श्रीनगर। तब तक घाटी में आतंक की आग सुलगने लगी थी। मसूद अजहर को लग गया कि हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें आतंक फैलाने का उसका मंसूबा पूरा हो सकता है। अब वो मस्जिदों का इस्तेमाल आतंक के गढ़ के रूप में करना चाहता था। घाटी में रहने के दौरान ही 1994 में एक रोज जुमे के दिन एक आतंकवादी सज्जाद के साथ वो जामा मस्जिद के लिए निकला। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। इसी के बाद दोनों ऑटो रिक्शा से जा रहे थे कि तभी सेना के जवानों ने दोनों को पकड़ लिया। सेना को लगा सैकड़ों गुमराह नौजवानों की तरह ये भी कोई मामूली आतंकवादी है। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।